আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। क्या सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से इस सवाल का जवाब मांगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक पारित करने की समय सीमा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से 14 प्रश्न भी पूछे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के राष्ट्रपति के लिए विधेयक को मंजूरी देने हेतु विशेष समय सीमा निर्धारित कर दी है। इस पर मचे सियासी घमासान के बीच अब खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट को महत्वपूर्ण कानूनी मामलों पर न्यायालयों से परामर्श करने का अधिकार देती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने उस कानून पर सुप्रीम कोर्ट को प्रश्न पूछा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सवाल उठाया है कि क्या अदालत राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा तय कर सकती है। हाल के दिनों में केंद्र और राज्य के बीच टकराव बढ़ने के साथ ही राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। विशेषकर वेस्ट बंगाल, केरला और तमिलनाडु जैसे गैर जेडीयू राज्यों में राज्यपाल के खिलाफ प्रशासनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने के आरोप लग रहे हैं। राज्यपाल पर केंद्र में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का भी आरोप लगाया गया है। उस माहौल में सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों की पीठ ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर दी है कि जब भी कोई मामला राष्ट्रपति के पास जाएगा तब वे विधेयक को अनिश्चित काल के लिए नहीं रोक सकेंगे। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच ऐसे संघर्ष पहले कभी नहीं देखी गई है और उसी माहौल में राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को लिखे अपने पत्र में कुल 14 सवाल उठाए हैं। संविधान के आर्टिकल 200 के अनुसार राज्यपाल की शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई समय सीमा नहीं है। क्या ऐसी स्थिति में न्यायपालिका समय सीमा निर्धारित करने तथा शक्तियों के प्रयोग के लिए विशेष निर्देश करने वाले आदेश जारी कर सकती है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर सवाल उठाया। आर्टिकल 143 के अनुसार क्या राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का उपयोग करने में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए बाध्य है? यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख भी ले तो क्या राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की राय लेना होगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर भी सवाल उठाया। क्या संविधान के आर्टिकल 142 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को दी गई संवैधानिक शक्तियों में किसी भी तरह का परिवर्तन किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बारे में भी सवाल पूछा। क्या आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 के अंतर्गत राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णयों की प्रभावी होने से पहले अदालत में समीक्षा की जा सकती है? क्या न्यायपालिका किसी विधेयक के कानून बनने से पहले उसके विषय वस्तु पर निर्णय सुना सकती है? इस पर भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सवाल उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। पूर्वोत्तर में निवेश बढ़ाने के लिए रणनीतिक रोड मैप तैयार करने हेतु पूरे क्षेत्र के उद्योग संघों, संभावित निवेशकों और राज्य अधिकारियों सहित हितधारकों के साथ परामर्श आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय गुरुवार को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह द्वारा बुलाई गई एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में लिया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को पूर्वोत्तर में निवेश प्रोत्साहन पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का आयोजन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने किया। बैठक में पूर्वोत्तर में निवेश बढ़ाने के लिए रणनीतिक रोड मैप तैयार करने हेतु क्षेत्र भर के इंडस्ट्री बॉडीज, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स और स्टेट अथॉरिटी सहित स्टेक होल्डर कंसल्टेशन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। सिक्किम के टूरिज्म एंड सिविल एविएशन मिनिस्टर टी शेरिंग भूटिया ने अपने सोशल मीडिया पर कहा कि टास्क फोर्स की बैठक मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह की अध्यक्षता में मेघालय सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और डोनर मिनिस्ट्री के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हम मिलकर एक वाइब्रेंट, इन्वेस्टमेंट रेडी नॉर्थ ईस्ट के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच पर काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की प्रगति का आकलन करने के लिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के साथ फॉलो अप रिव्यू भी किया। क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार, कृषि और निवेश के प्रवेश द्वार के रूप में त्रिपुरा की क्षमता पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ओवरऑल डेवलपमेंट के अवसरों को खोलने और विकसित भारत के विजन में योगदान देने के लिए प्रमुख बुनियादी ढांचों को विकसित करने के महत्व पर भी बल दिया। इसी बीच त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अपने सोशल मीडिया पर कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर परिषद द्वारा गठित हाई लेवल टास्क फोर्स के कोऑर्डिनेटर के रूप में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में एक वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि
निवेश प्रोत्साहन के लिए रणनीतिक रोड मैप तैयार करने के लिए इंडस्ट्री एसोसिएशन, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स और सभी पूर्वोत्तर राज्यों की अथॉरिटी स्टेक होल्डर से परामर्श करने का निर्णय लिया गया है। क्षेत्र के लिए इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज का ड्राफ्ट तैयार करने में रेप्यूटेड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और एक्सपर्ट बॉडीज को भी शामिल किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए गठित इस हाई लेवल टास्क फोर्स की आज की बैठक इस विषय पर दूसरी बैठक थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की पूर्वोत्तर राज्य में निवेश में तेजी लाने के लिए 5 सदस्यीय टास्क फोर्स की बैठक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह द्वारा बुलाई गई थी। टास्क फोर्स पूर्वोत्तर में हाई पोटेंशियल एरियाज की पहचान करेगा, जहां इन्वेस्टमेंट क्लस्टर, एग्रो प्रोसेसिंग जोन, टूरिज्म सर्किट, आईटी पार्क्स और रिन्यूएबल एनर्जी कॉरिडोर्स जैसे सेक्टर स्पेसिफिक सेंटर्स बनाए जा सकते हैं। टास्क फोर्स उत्तर पूर्व में वर्तमान निवेश इकोसिस्टम का आकलन करने के अलावा पॉलिसीज, इंसेंटिव्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जांच करेगा। टास्क फोर्स इस क्षेत्र को एग्रीकल्चर, टूरिज्म, लॉजिस्टिक, आईटी और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे प्रमुख क्षेत्र में एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए एक रणनीतिक रोड मैप विकसित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बीते 30 अप्रैल को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने स्नातक और अस्नातक स्तर के कुल 228 स्कूल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे थे। इनमें से 66 शिक्षक अस्नातक यूजीटी और 162 शिक्षक स्नातक जीटी स्तर के हैं। शिक्षा विभाग के अंतर्गत हाल ही में नियुक्त इन यूजीटी और जीटी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच गुरुवार को की गई है। यह प्रक्रिया राजधानी अगरतला के शिशु विहार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संपन्न हुई। शिक्षा विभाग की संयुक्त निदेशक हर्षिता विश्वास ने जानकारी दी कि दस्तावेज जांच के बाद उसी दिन उन्हें औपचारिक नियुक्ति भी दी गई थी। আমাদের এলিমেন্টারি এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে গত 30শে এপ্রিল আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে অফার অফ অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছিল 228 জন ইউজিটি এবং জিটি ক্যান্ডিডেটস। ওনাদের আজকে সকলেরই অফার অ্যাকসেপ্টেন্সের আর যেই প্রক্রিয়াটা থাকছে সেটা আজকে শিশু বিহার এইচএস স্কুলে আমরা করছি। হল করে 228 জন ক্যান্ডিডেট সবাই ওনাদের কাগজপত্র নিয়ে আজকে আমাদের কাছে জমা দেবে। তারপর সেগুলো আমরা স্ক্রুটিনি করে ওদেরকে মানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে দেওয়া হবে। জিটি ইউজিটি আজকেই পুরোটা কমপ্লিট হয়। আমাদের ভাগ করে দেওয়া হয়েছে এই হলে, 2টো রো আমরা রেখেছি টোটাল ইউজিটির জন্য আর বাকি 5টা রো আমরা রেখেছি জিটিদের জন্য। সবারই বসার এখানে যেহেতু একটু গরমকাল, সবারই আমরা হলের ভিতরে বসার জন্য অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দিয়েছি এবং টোটালি আন্ডার দ্য সুপারভিশন অফ প্রিন্সিপাল স্যার এবং ওএসডি আমাদের যারা রয়েছেন এলিমেন্টারি ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে ওনারা সুপারভিশন। हर साल की तरह इस साल भी त्रिपुरा से मुस्लिम धर्मावलंबी लोग पवित्र मक्का की हज यात्रा पर जा रहे हैं। बुधवार शाम तक राज्य के विभिन्न हिस्सों से ये हज यात्री अगरतला पहुंचते हैं और राजधानी के पैराडाइज चौमुहानी क्षेत्र स्थित हज भवन में रात्रि विश्राम करते हैं। गुरुवार को वे अगरतला से कोलकाता के लिए रवाना होते हैं, जहां से वे विमान द्वारा सीधे मक्का पहुंचेंगे। त्रिपुरा सरकार के अल्पसंख्यक विभाग की ओर से इन हज यात्रियों को सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। राज्य सरकार की ओर से हज यात्रा को स्वस्थ और सुरक्षित रूप से पूर्ण करने हेतु आवश्यक निर्देश एवं सुझाव भी यात्रियों को दिए गए। চড়া রোদ্দুরে আমাদের পায়ে হেঁটে যেতে হয়, সেই জন্য একটু কষ্ট হয়, ঠিক আছে, কিন্তু সবাই সংঘবদ্ধভাবে দলগতভাবে যেন যান। কেউ হারিয়ে গেলে মুশকিল হয়ে যেতে পারে, বিশেষত বাচ্চারা যাবে, মেয়েরা যাবে, তো সবাই যেন সংঘবদ্ধভাবে একত্রিত থাকেন সেটার জন্য দেখতে হবে। কারণ এমন তো নয় যে সব লোকে সব দেশে সব লোকই ভালো লোক আসতে পারে, কারণ এই সুযোগে এরকম একটা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ভালো লোকের পাশাপাশি অনেক লোক থাকবে সুযোগ সন্ধানী। কোনো সুযোগে যদি কাউকে একটু কাউকে কোনো রকম এক্সট্রা বেনিফিট নয়, তো সেটা মাথায় রাখতে হবে। সবাইকে একত্রিত থাকাটা একান্ত বাঞ্ছনীয়। जरा सा हाथ लगने पर ही ढह रही है नई दीवार। स्कूल के नए कमरे के निर्माण में गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इस मुद्दे को लेकर अब सामने आई है वामपंथी जनतांत्रिक युवा संगठन DYFI। ये घटना घटित हुई है कमलासागर के देवीपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय में। विद्यालय का निर्माणाधीन भवन किसी भी समय ताश के महल की तरह ढह सकता है। DYFI ने
स्थल निरीक्षण के बाद आरोप लगाया कि भवन की दीवारें केवल रेत से बनाई जा रही है। डीवाईएफआई के नेतृत्व ने चेतावनी दी है कि यदि गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य नहीं किया गया तो निर्माण कार्य को रोककर बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। আমরা ডিএফ বিগত কয়েক বছর ধরে যে অভিযোগ আমরা তুলছি যে রাজ্যটা দুর্নীতিতে এই প্রশাসনটা জর্জরিত তা আজকে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। গত 5 তারিখ আমরা ডিএম অফিসে অভিযান করেছিলাম এবং 3 দফা দাবির মধ্যে একটি মুখ্য দাবি ছিল দুর্নীতি। এটা আপনারা দেখছেন, আপনারা এখানে বালু দিয়ে ইট বসিয়ে চলে যাচ্ছে, এখানে সিমেন্টের কোনো গন্ধও নেই। এই ধরনের দুর্নীতি যারা করছে তারা ভারত মাতা কি জয় স্লোগান দিয়ে রাষ্ট্রবাদীর কথা বলে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ভেগারভাবে লুট করছে এবং কতিপয় লোককে এই ধরনের দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে, যেখানে প্রশাসন নির্বিকার। আমরা স্কুলের সকালবেলার হেডমিস্ট্রেসের সাথে কথা বলছি, উনি বলেছেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলবেন, এখানে ভয়ে কেউ কথা বলছে না। আমরা ডিএফ কমলাসাগর অঞ্চল কমিটি আজকে সকালবেলা সমাগত হয়েছি, যতক্ষণ না পর্যন্ত এর সৎ বিচার হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব এবং বৃহত্তর আন্দোলন করব। এই কাজ করতে আমরা দেব না। बाकी खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। सरकार अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को त्रिपुरा सीमा के माध्यम से वापस भेज रही है। इस मामले में अत्यंत गोपनीयता बरती जा रही है। भारत सरकार ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद अवैध अप्रवासियों पर देशव्यापी कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिए गए बांग्लादेशियों को वापस भेजने का निर्णय लिया है। इस मामले में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्र के माध्यम से उन्हें वापस भेजा जाएगा। राज्य सुरक्षा प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार न्यू दिल्ली पहले ही त्रिपुरा सीमा का उपयोग करके 450 बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश वापस भेज चुकी है। राज्य प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को समय समय पर इंडियन एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन से अगरतला एमबीबी एयरपोर्ट पर लाया जा रहा है। इसके बाद एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को वापस भेजा जा रहा है। अगले कुछ दिनों में और अधिक अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को त्रिपुरा सीमा के रास्ते वापस भेजा जाएगा। हालांकि सुरक्षा प्रशासन ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान अधिकतम गोपनीयता बरती जा रही है। सुरक्षा प्रशासन ने कहा है कि किसी भी तरह की जटिलता से बचने के लिए इस तरह की व्यापक गोपनीयता बरती जा रही है। त्रिपुरा में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी सुरक्षा एजेंसियों के नजरों से बचने के लिए अगरतला में ज्यादा देर नहीं ठहरते। एक्सटेंसिव रेलवे कनेक्टिविटी का लाभ उठाकर ये अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए देश के विभिन्न मेट्रोज और टियर 2 सिटीज चले जाते हैं, जहां निर्माण कार्य एवं अन्य क्षेत्रों में छोटा मोटा नौकरी मिलना आसान हो जाता है। अपनी असली पहचान छुपाकर वे कुछ दिन वहां बस जाते हैं, जिसके बाद अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी वहां ले आते हैं और इसी तरह यह पूरा चक्र चलता रहता है। कुछ मामलों में अवैध अप्रवासी विधवाओं से विवाह कर लेते हैं ताकि उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सके। रक्षा प्रशासन ने कहा है कि इन सभी मुद्दों पर निगरानी रखने के लिए और अवैध अप्रवासियों को ट्रैक करने और निर्वासित करने के लिए विशेष पहल की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।
82 माइल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त डॉक्टर नहीं है। पहले से ही स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बेहद खराब है। इसी बीच वहां कार्यरत एकमात्र डॉक्टर का भी तबादला कर दिया गया। इस फैसले के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क अवरोध किया। अवरोध के कारण यातायात पूरी तरह से ठप हो गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 82 माइल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा सेवाओं की हालत जर्जर है। वहां एकमात्र डॉक्टर आकाश भौमिक सेवाएं दे रहे थे, जिन्हें अब तबादले का नोटिस थमा दिया गया है। वे लंबे समय से इस केंद्र में कार्यरत थे और लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवा रहे थे। अब उनके तबादले से क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह बंद होने के कगार पर है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और आंदोलनकारियों से बातचीत कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद सड़क अवरोध हटा लिया जाता है। বিগত 2 মাসের মধ্যে ডাক্তার আকাশ ভৌমিককে 82 মাইল হাসপাতাল থেকে 3 থেকে 4 বার অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়েছে। 82 মাইল হাসপাতালে আপনার এদিকে নেপালটিলা থেকে ধরে বেতচড়া থেকে ধরে এদিকে আপনার এই মাছলি থেকে ধরে গোটা এলাকা এই 82 মাইল হসপিটাল টোটালটা কাভার দেয়। এই হসপিটালে যেই রোগী সেই রোগীর সংখ্যা অনুযায়ী যে ডাক্তারের যে প্রয়োজনীয়তা তাতে অনেক স্বল্পতা রয়েছে। মাত্র 3 জন ডাক্তার ডে নাইট 24 ঘন্টার জন্য। তার মধ্যে 2 দিন পর পর একজন ডাক্তারকে যদি মাসে 2 মাসের মধ্যে 3 থেকে 4 বার ট্রান্সফার দেওয়া হয়, এতে ডাক্তার তো ছেড়ে দিন, আমাদের এলাকার যে রোগী, আমাদের এলাকার যে মানুষ অনেক অস্বস্তি, অনেক ভোগান্তিতে ভুগছে। ডাক্তার আকাশ ভৌমিক আমাদের এলাকার, উনি খবর নিয়ে দেখতে পারেন, উনি যখন থেকেই 82 মাইলে এসেছেন তখন থেকেই বিভিন্নভাবে এলাকার যারা গরিব মানুষ, যারা দুস্থ মানুষ, তাদেরকে বিনা পয়সায় বহু চিকিৎসা উনি দিয়ে। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन में बड़ी सफलता हासिल की है। इस मामले में गोमती जिले के देवतामुड़ा में हाइड्रोकार्बन निष्कर्षण शुरू हो गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड को त्रिपुरा में हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन में बड़ी सफलता हासिल हुई है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राज्य के गोमती डिस्ट्रिक्ट में देवतामुड़ा में कुआं खोदकर एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन एक्टिविटीज शुरू कर दी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने आधिकारिक तौर पर घोषणा किया है कि 11 मई 2025 को त्रिपुरा में DSF 2 ब्लॉक AA/ONDSF/तुलामनारा/2018 के ब्लॉकतुल B में देवतामुड़ा में कुआं की ड्रिलिंग के द्वारा एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन एक्टिविटी शुरू कर दी गई है। यह देवतामुड़ा का नंबर 1 हाइड्रोकार्बन वेल है, जो भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अगरतला से लगभग 120 किलोमीटर दूर गोमती जिले में बारामुड़ा देवतामुड़ा रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर स्थित है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कहा है कि देवतामुड़ा स्थित कुआं केंद्र सरकार के हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन और लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत राज्य में किसी भी ऑयल और गैस कंपनी द्वारा खोदा गया पहला कुआं है। इस ब्लॉक में हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन एक्टिविटीज को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों ने बताया कि इसमें सॉफ्ट एंड डेंसली वेजिटेटेड टेरेन, नैरो हिली रोड्स के साथ हॉस्टाइल सरफेस सप्लाई सिस्टम और लंबे मॉनसून के मौसम के दौरान युवा गार्ड के कारण बाढ़ और भूस्खलन की आशंका वाले इलाके शामिल है, जिससे कुएं के फाउंडेशन और एक्सेस रोड को गंभीर नुकसान पहुंचा है। कंपनी ने कहा कि इन सब को पार करने के बाद ऑयल इंडिया लिमिटेड आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए तैयार है। उल्लेखनीय है कि हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से बना एक केमिकल कंपाउंड है। इसके उपयोग अनेक एवं बहुआयामी है। हाइड्रोकार्बन का उपयोग मुख्य रूप से फ्यूल के रूप में किया जाता है, जैसे LPG, CNG, पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल आदि। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन का उपयोग पॉलीमर, ड्रग्स और डाइस के निर्माण में किया जाता है। केंद्र सरकार की 2030 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र से तेल और गैस उत्पादन को दुगना करने, क्लीन एनर्जी को आसानी से उपलब्ध कराने, परियोजनाओं को तेजी से कार्यान्वित करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्शन के माध्यम से पड़ोसी देश के साथ सहयोग बढ़ाने की विशेष योजना है। इस योजना के अंतर्गत शामिल राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के साथ हाइड्रोकार्बन हब बनाकर बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान के साथ हाइड्रोकार्बन कनेक्टिविटी और व्यापार अवसरों को खोजने के लिए जोर दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।
बिजली विभाग की विभिन्न विफलताओं को उजागर करते हुए उन कमियों को तुरंत दूर करने की मांग को लेकर त्रिपुरा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन ने त्रिपुरा इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। बाद में अपनी मांगों के समर्थन में एसोसिएशन ने निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर को एक डेप्यूटेशन सौंपा। एसोसिएशन ने कहा कि टाइम ऑफ डे टैरिफ सहित स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया तुरंत बंद करनी होगी। कॉरपोरेशन के जिन कार्यों को आउटसोर्स किया गया है और जिन डिवीजन सब डिवीजनों को निजी कंपनियों को सौंपा गया है उन्हें वापस निगम के नियंत्रण में लाना होगा। निगम को आवश्यक संख्या में स्थायी मीटर रीडर और लाइनमैन की भर्ती करनी चाहिए। मिनिमम चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, सर्विस चार्ज, ड्यूटी चार्ज जैसे अतिरिक्त शुल्क वसूलना बंद किया जाए, यह भी एसोसिएशन की मांग है। इसके अलावा पुरानी विद्युत लाइनों की मरम्मत जल्द से जल्द की जाए, पुराने ट्रांसमीटरों की बदली की जाए, लोड शेडिंग, कम वोल्टेज, बिना पूर्व सूचना के बिजली आपूर्ति बंद कर देना, इन सारी समस्याओं का भी समाधान किया जाए, ऐसा मांग पत्र में उल्लेख किया गया है। বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলেছেন মাত্র 41% বিদ্যুৎ বিল কালেকশন হয়, কিন্তু উনি খোলাসা করে বলেননি যে 59% কিভাবে বাকি থাকে। কিন্তু আমরা জানি সরকারি দপ্তরগুলি মূলত বড় বড় ডিফল্টার এবং লাইনম্যান না থাকাতে যেমন নিয়মিত পরিষেবাগুলি বিঘ্নিত হচ্ছে, তেমনি মিটার রিডার না থাকাতে এগুলি সব আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে করা হচ্ছে, ফলে ঠিকমতো বিল হচ্ছে না, তাই বিদ্যুতের বিল কালেকশন হচ্ছে না। 2 বছর আগে যখন এখানে হেয়ারিং হয় তখনও কিন্তু বিদ্যুৎ দপ্তর দাবি করেনি যে আমরা এই 41% মাত্র গ্রাহকদের কাছ থেকে বিদ্যুৎ কালেকশন করছি। তাহলে এটা সম্পূর্ণ ডিপার্টমেন্টের ব্যর্থতা সাধারণ গ্রাহকদের কাছে তুলে দিয়ে। তার পিছনে মূল বিষয় হচ্ছে তারা সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ টিএসইসিএলকে যে বিদ্যুৎ ডিস্ট্রিবিউশন সেটাকে সম্পূর্ণভাবে বেসরকারি মালিকের হাতে তুলে দেওয়ার একটা পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।